नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई करंट में। आज है दोस्तों 14 मार्च और 14 मार्च की जितनी भी इन्फॉर्मेशंस है वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की छठी बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने की। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय एवं वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, श्री नारायण टट्टू राणे, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, श्री पुरुषोत्तम रूपाला। तो यहाँ पर क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो ये जो पीयूष गोयल दोस्तों यहाँ पर दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 में, पीयूष गोयल जी, तो ये दोस्तों क्या हैं? पीयूष गोयल जी ही केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 पीयूष गोयल। यहाँ पर दोस्तों ये तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। यहाँ पर ये जो दोस्तों ये जो दिख रहे हैं ये हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दोस्तों, इनको कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को? तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं दोस्तों। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं दोस्तों। यहाँ पर यदि बात करें दूसरी इमेज की, ये जो दिख रहे हैं दोस्तों, तो ये तो हैं पीयूष गोयल जी जो कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। और ये वाली जो इमेज दिख रही है दोस्तों, ये है श्री पुरुषोत्तम रूपाला की। और ये दोस्तों क्या है प्रेजेंट टाइम पे? तो ये है केंद्रीय डेयरी एवं मत्स्य पालन दोस्तों, मत्स्य पालन मंत्री हैं। ये वाली दोस्तों जो इमेज दिख रही है, तो ये इमेज है श्री नारायण टट्टू राणे जी की। श्री नारायण टट्टू राणे। और इनको दोस्तों जो मंत्रालय दिया गया है उस मंत्रालय का नाम है दोस्तों MSME मंत्रालय। तो इस हिसाब से दोस्तों ये MSME मंत्री हुए। तो MSME मंत्री दोस्तों कौन है वर्तमान में? तो उनका नाम है दोस्तों श्री नारायण टट्टू राणे। MSME का फुल फॉर्म दोस्तों होता है मिनी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं और पुरुषोत्तम रूपाला जी पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री। श्री नारायण टट्टू राणे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्री हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद, इनका गठन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया गया था। तो ये दोस्तों याद रखना है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का गठन दोस्तों उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया गया था। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इसका जो उद्देश्य है एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देना। परिषद के अध्यक्ष दोस्तों कौन होते हैं? तो वो होते हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, अगले 5 वर्षों में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है दोस्तों? श्री पीयूष गोयल जी ने ऑस्ट्रेलिया और भारत ने कितने डॉलर बिलियन व्यापार करने का लक्ष्य रखा है? अभी हाल ही में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के 2 यूनिवर्सिटी भारत में खोली जाएंगी। और वो कहाँ पर खोली जाएंगी दोस्तों? तो गुजरात में खोली जाएंगी, गुजरात के अहमदाबाद में। तो एक का नाम है दोस्तों जो खोला जाएगा विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय का नाम है डिकिन विश्वविद्यालय। और दूसरा विश्वविद्यालय दोस्तों क्या है उसका आप लोग नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि हम कुछ दिन पहले ही इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर उसी क्रम में दोस्तों कितने डॉलर बिलियन का व्यापार करने का लक्ष्य रखा गया है? 40 बिलियन डॉलर, 80 बिलियन डॉलर, 100 बिलियन डॉलर या फिर 90 बिलियन डॉलर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया और भारत ने जो व्यापार करने का लक्ष्य रखा है वो दोस्तों रखा है 100 बिलियन डॉलर का। यानी अगले कुछ समय में 100 बिलियन डॉलर का व्यापार करने का लक्ष्य रखा है भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। दोनों देश वर्तमान में 30 बिलियन डॉलर के व्यापार से असंतुष्ट हैं। 29 दिसंबर 2022 को भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA लागू किया था। वे अब एक व्यापार आर्थिक समझौता CECA के लिए इसके दायरे का विस्तार करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। और भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए नवा सबसे बड़ा 9th नंबर का दोस्तों 9th नंबर का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2019 और 2021 के बीच ऑस्ट्रेलिया में भारत का व्यापारिक निर्यात दोस्तों 135% दोस्तों क्या बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया है? तो ये दोस्तों बताना है किसने संबोधित किया है। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नारायण टट्टू राणे, श्री अमित शाह, श्री S
जयशंकर। तो यहाँ पर बताइए दोस्तों क्या सही आंसर हो जाएगा। श्री नारायण टटूराणे दोस्तों ये क्या है, ये MSME मंत्री हैं, MSME मंत्री। अमित शाह दोस्तों ये गृह मंत्री हैं और श्री S जयशंकर दोस्तों ये विदेश मंत्री हैं। तो इस दोस्तों वेबिनार को संबोधित किसने किया है, श्री नरेंद्र मोदी ने। श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वेबिनार को दोस्तों संबोधित किया है। देख लेते हैं दोस्तों PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना क्या है। PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना दोस्तों क्या है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। बजट 2023-24 में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए इस योजना की घोषणा की गई। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करके उनके उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में दोस्तों सुधार करना है। इस योजना में वित्तीय सहायता के साथ साथ उन्नत कौशल तक पहुंच, प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकी का ज्ञान और कुशल हरित प्रौद्योगिकी, ब्रांड प्रचार और सामाजिक सुरक्षा शामिल है। इस योजना में अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC और महिला फीमेल और कमजोर वर्ग पर यानी EWS दोस्तों, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पर अधिक ध्यान दिया गया है। और विश्वकर्मा समुदाय के अंतर्गत देश की 140 से अधिक जातियाँ आती हैं जो देश की एक बड़ी आबादी को कवर करती हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग 12 से 21 मार्च तक दिव्य कला मेला का आयोजन कर रहा है दोस्तों। तो ये बताना ये है कि ये आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, भोपाल मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश में दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। तो इस कार्यक्रम के बारे में अन्य जानकारी देख लेते हैं दोस्तों। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 12 मार्च को मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है दोस्तों, मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल, छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल, छगन भाई पटेल, पटेल द्वारा दोस्तों किया गया था। तो इस कार्यक्रम का उद्घाटन दोस्तों 12 मार्च को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल के द्वारा किया गया था। यह देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाला एक अनूठा कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, एक पहल शुरू की गई है, भिखारी मुक्त पहल यानी भिखारी मुक्त शहर नामक पहल किस राज्य में शुरू की गई है, नागपुर महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र, लखनऊ उत्तर प्रदेश या वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र में दोस्तों, नागपुर महाराष्ट्र में दोस्तों क्या शुरू किया गया है, नागपुर महाराष्ट्र में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल स्टार्ट की गई है। महाराष्ट्र की दोस्तों जो स्थापना हुई थी, महाराष्ट्र राज्य की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को। और इसकी दोस्तों राजभाषा है, राजभाषा यानी यहाँ पर राजभाषा दोस्तों क्या है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर उर्दू और हिंदी दोस्तों राजभाषा है, तो उसी तरीके से महाराष्ट्र में राजभाषा दोस्तों क्या है, मराठी। और जो उत्तर प्रदेश में दोस्तों उर्दू राजभाषा है उसको 1989 में एज ए राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया गया था। इसके दोस्तों पड़ोसी राज्य, महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य कौन कौन है, तो सबसे पहले दोस्तों आता है गुजरात, और दूसरे नंबर पे दोस्तों आता है MP, तीसरे पे आता है आंध्र प्रदेश, और चौथे पे दोस्तों आता है कर्नाटक और गोवा और दादरा और नगर हवेली, और अगला जो स्टेट है दोस्तों वो आता है छत्तीसगढ़। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, दादरा और नगर हवेली, छत्तीसगढ़, ये दोस्तों पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र के। संसद सदस्य दोस्तों इसमें लोकसभा में कितनी सीटें हैं दोस्तों, लोकसभा की दोस्तों है 48 सीट, कितनी है 48। और राज्यसभा में दोस्तों कितनी है, राज्यसभा में दोस्तों है 19 सीट, याद रखना है। और यहाँ पर द्विसदनीय विधानसभा है दोस्तों, और विधानसभा की जो सीटें हैं यानी विधानसभा, यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, विधान परिषद। तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा में जो सीटें हैं, विधानसभा में है 289 सीट और विधान परिषद की दोस्तों है 78 सीट। तो ये यहाँ पर याद रखना है, 289 सीट है विधानसभा में और 78 सीट हैं विधान परिषद की। प्रमुख नदियाँ दोस्तों क्या क्या हैं यहाँ पर, महाराष्ट्र की प्रमुख नदियाँ ताप्ती, भीमा, गोदावरी और कृष्णा। पहले नंबर पे दोस्तों क्या आता है, ताप्ती, और दूसरे पे भीमा, और तीसरे पे दोस्तों गोदावरी, और चौथे पे आती है दोस्तों कृष्णा। ये प्रमुख नदियाँ हैं। राजधानी दोस्तों है मुंबई,
और जनसंख्या है दोस्तों 11.23। गवर्नर दोस्तों कौन है? गवर्नर है रमेश बैस जी, रमेश बैस। और सीएम है दोस्तों एकनाथ शिंदे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसने नॉर्वे के सखारो फ्रीडम अवार्ड का पुरस्कार जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। यूक्रेनी अधिकार समूह टूथ हाउंड्स, दूसरा है यूक्रेनी मानवाधिकार आयोग, रशियन मानवाधिकार आयोग, या फिर रशियन अधिकार समूह टूथ हाउंड्स। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला, यानी ये दोस्तों इसका सही आंसर है यूक्रेनी अधिकार समूह टूथ हाउंड्स। पहला वाला दोस्तों इसका सही वाला आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। सखारोव स्वतंत्रता पुरस्कार 1980 में सोवियत वैज्ञानिक और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन दोस्तों? आंद्रेई सखारोव के सहयोग से दोस्तों स्थापित किया गया था। नॉर्वेजियन हेलसिंकी कमेटी मानवाधिकार संगठन टूथ हाउंड्स को युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ संभावित अपराधों को दस्तावेज करने के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। टूथ हाउंड्स एक यूक्रेनी अधिकार समूह है जिसकी स्थापना मैदान क्रांति के दौरान की गई थी, जिसके कारण रूसी समर्थक पूर्व यूक्रेनियन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का दोस्तों क्या हो गया था? पतन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7। इंडोनेशिया के बारे में दोस्तों देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी हाल ही में इंडोनेशिया की राजधानी दोस्तों वर्तमान में क्या है? जकार्ता। और जकार्ता से दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी ट्रांसफ़र की जा रही है बोर्नियो द्वीप पर। और बोर्नियो द्वीप दोस्तों कालीमंतन स्टेट के अंदर दोस्तों नूर संतारा नामक जगह, यानी जो सिटी पड़ती है नूर संतारा। तो 2024 में दोस्तों जो इंडोनेशिया की नई कैपिटल हो जाएगी वो हो जाएगी नूर संतारा। और दोस्तों बता दूं आपको, बोर्नियो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा, बोर्नियो जो द्वीप है वो तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है दोस्तों। तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? वो है बोर्नियो द्वीप। उसी बोर्नियो द्वीप पर दोस्तों नूर संतारा कैपिटल बनाएगा दोस्तों इंडोनेशिया। और ये बोर्नियो द्वीप दोस्तों 3 देशों के अधिकार क्षेत्र में आता है। उसमें पहला देश है ब्रुनेई, और दूसरा देश है दोस्तों मलेशिया, और तीसरा देश दोस्तों क्या है? इंडोनेशिया। इन 3 देशों के अधिकार क्षेत्र में आता है ब्रुनेई। और अभी हाल ही में ब्रुनेई जो बोर्नियो द्वीप है दोस्तों, इस बोर्नियो द्वीप पर इंडोनेशिया की राजधानी नूर संतारा का उद्घाटन किया जाएगा। तो देखते हैं इंडोनेशिया के बारे में। इसे पहले डच ईस्ट इंडीज यानी नीदरलैंड ईस्ट इंडीज के रूप में जाना जाता था। ये 17 अगस्त 1945 को नीदरलैंड से स्वतंत्र हो गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है जिसमें 17,500 द्वीप हैं। ग्रीनलैंड और न्यूगिनी दोस्तों, पहले विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। और दूसरे नंबर का कौन सा है? न्यूगिनी। और के बाद इंडोनेशिया का बोर्नियो द्वीप दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और अगली जो जानकारी है दोस्तों, देश में 100 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं और सबसे प्रसिद्ध जो ज्वालामुखी है उसका नाम है क्राकाटोवा और माउंट मेरापी। क्राकाटोवा और माउंट मेरापी ये दोस्तों फेमस हैं, जिनको याद रखना है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है दोस्तों। राजधानी है जकार्ता। अभी दोस्तों कौन सी राजधानी है? जकार्ता। और करेंसी क्या चलती है? रुपया। और राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। क्वेश्चन नंबर 8। भारत अमेरिकी की 5वीं वाणिज्यिक वार्ता बैठक कहाँ पर शुरू हुई है? नई दिल्ली, पणजी, चेन्नई, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पहला वाला दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली। देखते हैं दोस्तों अगली जानकारी। बैठक में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री दोस्तों कौन? पीयूष गोयल। और अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमंडो ने भाग लिया। और 2014 के बाद से द्विपक्षीय वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार लगभग दोगुना हो गया है दोस्तों, जो 2022 में दर्ज 191 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत अमेरिका के लिए 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। याद रखना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान वस्तुओं के द्विपक्षीय व्यापार में काफ़ी वृद्धि देखी गई, जो 131 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। इस प्रकार 2014 से 8 वर्षों में व्यापार दोस्तों कितना हो गया? दोगुना हो गया है। यूएस भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तीसरा सबसे बड़ा दोस्तों स्रोत है और यूएस भारत के लिए शीर्ष 5 निवेशों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। केंद्रीय युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 11 मार्च को चौथी Y20 परामर्श बैठक का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो Y20 दोस्तों, Y20 वाई फॉर यूथ, Y20 वाई फॉर यूथ। तो इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? मुंबई महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, नागपुर या फिर नासिक महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर जो दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र। यानी इसका उद्घाटन दोस्तों कहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों
अन्य जानकारी, यूथ 20 G20 का आधिकारिक युवा जुड़ाव समूह है। यह युवाओं को G20 प्राथमिकताओं पर अपनी दृष्टि और विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों देख लेते हैं। मेघालय की 11वीं विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पहला ऑप्शन है थॉमस ए संगमा, कॉनरैड संगमा, मानिक साहा या मानिक सरकार। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा थॉमस ए संगमा। थॉमस ए संगमा को मेघालय की 11वीं विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। थॉमस ए संगमा मेघालय की एक भारतीय राजनेता है, नेशनल पीपल्स पार्टी के सदस्य हैं। ये पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। कौन दोस्तों? मेघालय। मेघालय एक पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। तो राजधानी है दोस्तों शिलोंग। राजधानी दोस्तों मेघालय की शिलोंग है, शिलोंग। और गवर्नर हैं दोस्तों फागू चौहान। गवर्नर कौन है दोस्तों? फागू चौहान। फागू चौहान यहाँ की गवर्नर हैं। और मुख्यमंत्री हैं दोस्तों कॉनरैड संगमा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? AM सप्रे, रश्मि शुक्ला, विष्णु बरुआ या रोहित जावा। तो इसका सही आंसर दोस्तों है रोहित जावा। रोहित जावा को दोस्तों हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का नया CEO और MD बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो विष्णु बरुआ जी दिख रहे हैं ये दोस्तों केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के MD और CEO बनाए गए हैं। और AM सप्रे दोस्तों ये जो अभी हाल ही में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई इस पर, अडानी ग्रुप पर, तो उसकी जांच के लिए दोस्तों ये कर्नाटक के पूर्व न्यायाधीश हैं और उनको उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। रोहित जावा, तो रोहित जावा वर्तमान प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव मेहता की जगह लेंगे जो 30 मार्च 2023 को सेवानिवृत्त होंगे। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के बारे में देखते हैं दोस्तों। यह इंग्लैंड की कंपनी यूनिलीवर का ही एक भाग है। यूनिलीवर ने भारत में व्यापार करने के लिए पंजीकृत कराया गया था। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का 67% लाभांश जो डिविडेंड है दोस्तों वो इंग्लैंड में जाता है। और हेडक्वार्टर दोस्तों, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? लंदन में। हेडक्वार्टर है लंदन में। और भारत में इसका मुख्य कार्यालय दोस्तों वो कहाँ पे है? मुंबई में। और जो स्थापना दोस्तों हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था? तो स्थापना दोस्तों हुई थी 17 अक्टूबर 1933 को। 17 अक्टूबर 1933 को इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस बैंक ने किसानों के वित्त पोषण की सुविधा हेतु केंद्रीय भंडारण निगम के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए? उस बैंक का नाम क्या है? पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। यह नई दिल्ली में स्थित एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। PNB की UK में बैंकिंग सहायक कंपनी है और साथ ही दुबई, काबुल, कवलून और हांगकांग में इसकी शाखाएं हैं दोस्तों। स्थापना जो PNB की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? PNB की स्थापना दोस्तों 1984 में। संस्थापक थे दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन और MD और CEO हैं दोस्तों अतुल कुमार गोयल। केंद्रीय भंडारण निगम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका उद्देश्य सामाजिक रूप से जिम्मेदार और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से विश्वसनीय लागत, प्रभावी, मूल्यवर्धित, एकीकृत भंडारण और रसद सेवाएं प्रदान करना है। स्थापना दोस्तों केंद्रीय भंडारण निगम की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 9 मार्च 1957 को दोस्तों। कब हुई थी? 9 मार्च 1957 को केंद्रीय भंडारण निगम की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित, यहाँ पर दोस्तों नहीं है तो निर्मित, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट किस INS के साथ अरब सागर फ्रेंच नेवी के जहाज़ों के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास, क्या नाम है दोस्तों? MPX मरीन पार्टनरशिप एक्सरसाइज, MPX। इस INS का नाम क्या है? इस MPX एक्सरसाइज में दोस्तों फ्रांस की नेवी और भारतीय की नौसेना दोस्तों अभ्यास कर रही है MPX में। और इस MPX में भारत की तरफ से कौन सा INS शामिल हो रहा है उस INS का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा INS सह्याद्री। तो INS सह्याद्री दोस्तों MPX नामक जहाज दोस्तों इस MPX नामक एक्सरसाइज में भाग ले रहा है। INS सह्याद्री अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है जो हवा, सतह और उप सतह के खतरों का पता लगाने और बेअसर करने में सक्षम है। नौसेना के पूर्वी बेड़े का एक हिस्सा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में कैलिफोर्निया स्थित किस बैंक को बंद कर दिया गया
जो कि अमेरिका का दोस्तों 16वां सबसे बड़ा बैंक था, जिस कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन द्वारा बंद कर दिया गया, उस बैंक का नाम क्या है? बताइए दोस्तों, उस बैंक का नाम क्या है? सिलिकॉन वैली बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, द बैंक ऑफ न्यूयॉर्क या HSBC बैंक? ये सारे के सारे बैंक दोस्तों अमेरिका के ही हैं। इनमें से एक बैंक को दोस्तों बंद कर दिया गया है और उस बैंक का दोस्तों नाम क्या है? उस बैंक का नाम है दोस्तों सिलिकॉन वैली बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक को दोस्तों हाल ही में इस बैंक को इसकी सेवाओं को बंद कर दिया गया है। 2008 के वित्तीय संकट के बाद से ये सबसे बड़ी बैंकिंग विफलता है। 2008 की मंदी के दौरान वाशिंगटन म्यूचुअल और लीहमन ब्रदर्स के डूबने के बाद इसे सबसे बड़ा आर्थिक संकट माना जा रहा है। सिलिकॉन वैली बैंक की दोस्तों जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1983 में। 1983 में इस बैंक की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में देश के प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में 18 किलोमीटर लंबा बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस राष्ट्र को समर्पित किया है। इसको बनाने में लागत कितनी आई है दोस्तों? तो इसके बनाने में दोस्तों 8300 करोड़ की लागत आई है, 8400, 8500 या फिर 8600। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा 8400 करोड़। 8400 करोड़ रुपए की इसको बनाने में लागत आई है। और इससे दोस्तों क्या होगा? इससे ये होगा कि जो पहले जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था वो घट करके अब काफ़ी कम हो जाएगा। कौन दोस्तों? बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे। ये दोस्तों कर्नाटक राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म दोस्तों हुबली स्टेशन में दुनिया की सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का भी उद्घाटन किया गया है। और हुबली ये दोस्तों कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के किस जिले में 100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को समर्पित किया? उस जिले का नाम क्या है? डोडा जिला, राजौरी जिला, संबा जिला, कठुआ जिला। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है दोस्तों डोडा जिला। डोडा जिला में दोस्तों 100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना की गई है और ये ध्वज दोस्तों देश के वीर सैनिकों की याद में की गई है। इस प्रयास का उद्देश्य देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अनगिनत सैनिकों को उचित श्रद्धांजलि देना है। क्वेश्चन नंबर 16, इसरो के हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का ही जारी लैंडस्लाइड एटलस की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के 2 पहाड़ी जिलों को भूस्खलन का दोस्तों ज़्यादा खतरा है। उन जिलों का नाम क्या है? तो बताइए दोस्तों, वो कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड के जिनको भूस्खलन का ज़्यादा खतरा है? देहरादून, हरिद्वार, चमोली और रुद्रप्रयाग, टिहरी और रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और नैनीताल। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहे हैं चारों ऑप्शंस में, ये सब डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के हैं और इनमें से 2 डिस्ट्रिक्ट को सबसे ज़्यादा भूस्खलन का खतरा है। उनमें पहला डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग नामक जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, इसको सबसे ज़्यादा खतरा है भूस्खलन का। और दूसरा है दोस्तों टिहरी जिला। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर 3 ये वाला दोस्तों इसका सही जवाब है। और जो प्रथम स्थान है दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार वो है रुद्रप्रयाग जिले को सबसे ज़्यादा खतरा है और दूसरे नंबर पे है टिहरी जिला। और केरल के त्रिशूर और पलक्कड़ जिले क्रमशः दोस्तों तीसरे और 5वें स्थान पर हैं। यानी त्रिशूर जिला की रैंक क्या है दोस्तों? 3rd भूस्खलन में और पलक्कड़ जिले की दोस्तों रैंक क्या है? 5th। रुद्रप्रयाग का सिरो बगड़ और नारकोटा क्षेत्र भूस्खलन को सबसे ज़्यादा प्रभावित है। यहाँ पर पूरे साल लैंड स्लाइड की सूचना मिलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में MSME प्रतिस्पर्धी योजना लॉन्च की गई जिसका उद्देश्य भारत के MSME के लिए प्रतिस्पर्धात्मक के लिए एक रोड मैप प्रदान करना है। सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्री कौन है? ये बताना है। तो नारायण टट्टू राणे, पीयूष गोयल या स्मृति ईरानी या मनोज पांडे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा श्री नारायण टट्टू राणे। इनको दोस्तों ये MSME मंत्री हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो नई परिभाषा निकल के आई है कि सूक्ष्म उद्योग कौन से होंगे, सूक्ष्म उद्योग और लघु उद्योग कौन से होंगे और मध्यम उद्योग कौन से होंगे। इसकी दोस्तों नई परिभाषा सरकार ने दी है। तो परिभाषा क्या है यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। निवेश और दोस्तों यहाँ पर रिटर्न। यदि किसी भी कोई सूक्ष्म उद्योग है और उसमें 1 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और 5 करोड़ रुपए का सालाना रिटर्न है तो उसको दोस्तों सूक्ष्म उद्योग माना जाएगा। और लघु में दोस्तों यही क्या हो जाएगा? 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और 50 करोड़ का रिटर्न है, टर्नओवर है दोस्तों, टर्नओवर या रिटर्न। 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर है तो उसको लघु उद्योग माना जाएगा। और मध्यम में दोस्तों यदि 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, कितने का? 50 करोड़ का, और रिटर्न दोस्तों कितने का है? रिटर्न यहाँ पर दोस्तों रिटर्न यदि 250 करोड़ का है, यदि 250 करोड़ का रिटर्न है तो उसे दोस्तों क्या माना जाएगा? उसे मध्यम उद्योग माना जाएगा।
तो यहाँ पर दोस्तों जो सही आंसर है वो है, क्या हो जाएगा दोस्तों, श्री नारायण टट्टू राणे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। योजना की नोडल एजेंसी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद होगी दोस्तों। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम को वर्ष 2006 में एमएसएमई को प्रभावित करने वाले नीतिगत मुद्दों के साथ साथ क्षेत्र की कवरेज और निवेश सीमा को संबोधित करने के लिए अधिसूचित किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी ये नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना तथा देश के ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में रोजगार की अवसर पैदा करने के लिए एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है, जिसकी शुरुआत दोस्तों कब की गई थी, 15 अगस्त 2008 को। पीएमजीपी की शुरुआत दोस्तों कब की गई थी, 15 अगस्त 2008 को। पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि की योजना स्फूर्ति, इसका उद्देश्य कारीगरों और पारंपरिक उद्योगों को समूह में व्यवस्थित करना, इस प्रकार उन्हें वर्तमान बाजार परिदृश्य में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। यानी जो स्फूर्ति योजना थी, इसका उद्देश्य दोस्तों ये था। सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना ऋण के आसान प्रवाह की सुविधा के लिए शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत एमएसएमई को दिए गए प्रारंभिक मुक्त ऋण हेतु गारंटी कवर प्रदान करना। क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम CLCSTUS, इसका उद्देश्य संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए 15% पूंजी सब्सिडी प्रदान करके सूक्ष्म और लघु उद्योगों को प्रौद्योगिकी उन्नयन की सुविधा प्रदान करना। चैंपियंस पोर्टल दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था, भारतीय एमएसएमई को उनकी शिकायतों को हल करके और उन्हें प्रोत्साहन समर्थन प्रदान कर राष्ट्रीय एवं वैश्विक चैंपियनशिप के रूप में स्थापित होने में सहायता करना। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।